नमस्कार, मैं प्राप्ति बैनर्जी अर्थ सत्य की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में है राजीव रंजन सिंह, जो आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस हफ्ते जहां 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया अंतरिम बजट चर्चा में है, वहीं दूसरी ओर चर्चा में है देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ में छपी हुई एक खबर के अनुसार आईआईएम लखनऊ अपने 72 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट दिलाने में असमर्थता जता रहा है। इसका मतलब ये है कि आईआईएम लखनऊ में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी रोजगार पाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। यही हाल इस देश के आईआईटीज का है। देश के छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस या एमबीए कॉलेजेस की तो हम बात भी नहीं कर रहे। वहीं 2023 कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि 2023 में आईटी सेक्टर में भी बेरोजगारी का माहौल आ गया है। देश की 4 बड़ी आईटी कंपनियां टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, इनमें मैन पावर की नेगेटिव ग्रोथ हुई है। इसका मतलब ये है कि इन कंपनियों से ज्यादा लोग निकले या निकाले गए हैं और भर्तियां कम हुई हैं। ऐसे माहौल में सरकार लखपति दीदी जैसी योजनाएं लागू करके वाहवाही लूट रही है। ऐसे देश में, हमारे देश में, जहां एक बच्चा 16-17 साल पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है इसलिए कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ सके, उसके माँ-बाप उसकी पढ़ाई के पीछे पैसा खर्चा करते हैं कि वह ढंग का रोजगार पा सके। ऐसे देश में युवा आज तैयार बैठे हैं रोजगार पाने के लिए, पर उनके रोजगार सृजन के लिए कोई भी बात नहीं हो रही है। बातें चल रही हैं एक ऐसे तबके पर पैसे फेंकने की, जो पहले पैसे लेगा, उसके बाद प्रशिक्षण पाएगा और उसके बाद शायद कहीं तैयार होगा रोजगार के लिए। मैं स्वावलंबन के खिलाफ नहीं हूँ, विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा कहना ये है कि इस देश में बेरोजगार बैठे युवाओं में, जो कि इंजीनियरिंग एमबीए करके बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे युवाओं में स्त्रियां भी हैं और इन स्त्रियों को भी स्वावलंबी बनाने के लिए उनके माँ बाप ने पैसे खर्च किए होंगे। उन्हें इंजीनियरिंग और एमबीए करवाने के लिए लोन लिया होगा शायद। और ऐसे समय में विमेन एम्पावरमेंट का नाम लेकर लखपति बहना जैसी योजनाएं लागू करना मेरी नजर में तो वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। इस बजट में और भी कई चीजें हुई हैं जिसका डिस्कशन हम आपसे करेंगे राजीव जी। तो आपका आपका क्या आकलन है इस बजट के बारे में? देखिए, बजट में जो मेन वाहवाही लूट रही है सरकार, वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.9% इन्होंने बोला था जब फरवरी 1 2023 को बजट पेश किया था। 2000 अप्रैल 1 2023 से लेके मार्च 2024 के अंतराल, जिसको हम बोलते हैं 2023-24 का बजट, उसमें ये कहा था, इन लोगों ने आकलन किया था कि 5.9% का फिस्कल डेफिसिट रहेगा, जो 5.8 अभी इन्होंने कर दिया है। पर देखिए, ऐसा है कि मुझे तो इस सरकार के डाटा की क्वालिटी पे कोई बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। और जब आपको डाटा की क्वालिटी पे ट्रस्ट नहीं रहे तो फिर मतलब स्वाभाविक है कि आपका एक बायस बन जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है, ये आपको कहीं कोई मीडिया में इस चीज का एनालिसिस नहीं सुनने को मिलेगा। आप पेपर पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, मैंने देखा कहीं मुझे नजर नहीं आया। वो ये है कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया बजट का, उसके अंतर्गत बताया गया कि भाई इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.3% रहने वाला। अब आपके दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि नॉमिनल जीडीपी जो रहता है वो होता है रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी भी आता है और महंगाई भी आती है, इन्फ्लेशन भी आता है। तो कहा यह गया कि रियल जीडीपी जो है वो 7.3% रहेगा। वहीं इस बजट में यह बताया गया कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है, जो 2023-24 का नॉमिनल जीडीपी जो है वो 8.9% है। तो क्या इस देश में महंगाई जो है 8.9 माइनस 7.3 कर लीजिए, क्या ये 1.5-2% की महंगाई है इस देश में? तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो डाटा जो है ये कैसे लोग करते हैं। फिर जीडीपी डिफ्लेटर का है, जिसपे अरविंद सुब्रमण्यम जी ने कहा कि भाई
ये, और इनफैक्ट आईएमएफ ने भी कहा कि इंडिया का जो रियल जीडीपी जो है, इसको थोड़ा सा मतलब ठीक तरीके से नापने की जरूरत है। ओके, आप इस चीज को ये समझिए कि किसी भी देश का जो बजट रहता है वो उस देश के आर्थिक स्थितियों का एक, आने वाले समय में क्या पॉलिसीज होगी उसका एक ब्लूप्रिंट रहता है। ठीक है, अब जब ये ब्लूप्रिंट जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो आज ये समझने की जरूरत है कि देश में मुख्य समस्याएं क्या है। Am I right? तो देश के सामने समस्याएं क्या है आज की डेट में? देश के सामने समस्या है सबसे बड़ी हाई अनएम्प्लॉयमेंट की, जो कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में कहा। देश के अंदर में जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है लो कंजम्पशन की। देन फीबल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की समस्या है, यानी कमजोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ उस तेजी से नहीं हो रहा। लो प्रोडक्टिविटी की समस्या है। देन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की समस्या है। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारी चीजें आपको इसमें बताऊंगा अपने जवाब में। अब ये इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पीछे से चलते हैं, यदि हम इसको लें तो आज की डेट में करीबन प्रति व्यक्ति आय जो है वो $2,500 के आसपास में इंडिया का। ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम बोलते हैं। ओके, पर ईयर, यस, $2,500। तो आप ये समझिए कि इसका अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 2047 में जब हम 100 ईयर्स बनाएंगे अपने फ्रीडम का, तो ये $18,000 हो जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन हो जाएगी। तो आई मीन 2,500 से 18,000 पे जाएंगे और 3.75 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे जाएंगे। तो इसमें पूरे देश की भागीदारी होनी चाहिए, राइट? जब हम इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सिर्फ लोगों के बीच में नहीं आज की डेट में, ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी स्टेट और स्टेट के बीच में भी होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अक्टूबर 2019 से लेके सितंबर 2023 तक आया, यानी पिछले जो 4 साल में आया है, उसमें $295 बिलियन का एफडीआई हुआ है टोटल इंडिया में। उसका 88% सिर्फ 5 राज्यों में गया है। और ये राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र में 30% गया है, आपका कर्नाटका में 23% गया है, गुजरात में 16% गया है, दिल्ली में 14% गया और तमिलनाडु में 5% गया। ये मेरे डाटा नहीं है, ये आउटलुक बिजनेस की स्टोरी है जो इस बार आई है, उनकी फीचर स्टोरी, काफी अच्छी स्टोरी की उन्होंने। तो उनके हिसाब से जो 88% जो एफडीआई हुआ है इंडिया में 295 बिलियन का, वो सिर्फ 5 स्टेट लेके जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आउटलुक की वो स्टोरी ये बताती है कि जो महाराष्ट्र के जो देश के दूसरे राज्य हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, समस्या जो है ये बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है। तो स्टेट और स्टेट के बीच की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को आप जब तक दूर नहीं करेंगे, $30 ट्रिलियन का सपना जो है वो कतई पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज और, हवाई के लिए इंडिया में बहुत बनाएगा। 2047 तक सरकार ने बोला $30 ट्रिलियन, फिर अंबानी जी आ गए, अंबानी जी ने बोला कि नहीं $30 ट्रिलियन नहीं, $45 ट्रिलियन हो जाएगी इंडिया की। फिर अदानी जी आ गए, बोले मैं कैसे पीछे रहूं, तो उन्होंने बोला नहीं $50 ट्रिलियन हो जाएगी। तो ये जो सरकार और कॉर्पोरेट्स, ये जो साथ में पहिया पहिया मिलके चल रहे हैं, ये एक डग लेके, मतलब सरकार जो बोलती है उसको बढ़ा चढ़ा के एम्पलीफाई करके कॉर्पोरेट्स बोलना चालू कर देते हैं। ये एक बड़ा ही घातक ट्रेंड सेट कर रहा है। जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी, ये इकोनॉमी अगर इस तरीके से बढ़ रही है और इतने जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, तो रोजगार का सृजन क्यों नहीं हो रहा है? इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, मैं अभी वही आ रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, स्टेप बाय स्टेप अपन चलते हैं। इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, ये बता रहे हैं, ये इनका अनुमान है कि 3.75 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन चले जाएंगे। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अमेरिका जो 1776 में आजाद हुआ था, मतलब ब्रिटिशर्स से लड़के उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। 1776 से लेके आज तक, यानी 2024 आ गया है, इतने सालों में अमेरिका की जीडीपी जो है वो बढ़ के आप समझिए 26 ट्रिलियन पहुंची है, 1776 से लेके 2024 तक। इतनी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, इतने इनोवेशन और सारी चीजें आने के बावजूद भी,
ठीक है। अच्छा, ये जीडीपी भी पहुंची है डेट बेस्ड। आप सोचिए 1776 से लेके 1981 तक पूरे इतने 115 साल के कार्यकाल में अमेरिका ने सिर्फ $1 ट्रिलियन का डेट अमास किया। वही 1981 से लेके 2008 आते आते तक वो $1 ट्रिलियन जो है $10 ट्रिलियन हो गया। और 2008 से लेके अभी 2023 एंड तक आते आते ये $10 ट्रिलियन से बढ़ के $34 ट्रिलियन। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट इतना $34 ट्रिलियन का डेट लेके 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी कर पाई। ओके, तो क्या हम कैसे खड़ा करेंगे? मुझे तो वो नहीं समझ में आ रहा कि $3.7 ट्रिलियन से आप $30 ट्रिलियन कैसे लेके जाएंगे? ये सारे सवाल कोई पत्रकार पूछते नहीं है, कोई कॉर्पोरेट्स बोलते नहीं है। जो आर्थिक विशेषज्ञ, सो कॉल्ड आर्थिक विशेषज्ञ जो माने जाते, वो इन सवालों को उठाते नहीं है। ये कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये जो है डाटा का कुछ बेस होना चाहिए। मुझे ये समझना है कि $3 ट्रिलियन से $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचाने में आप क्या डाटा, क्या नंबर्स को आप कंसीडर कर रहे हैं, और आपने क्या दूसरे देश के साथ में कंपैरिजन किया है? नाउ कमिंग बैक टू द आवर बजट थिंग। देखिए, लो कंजम्पशन एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। रूरल कंजम्पशन इतनी बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है कि आप समझिए जितनी भी कंज्यूमर गुड कंपनीज है, हमने कार्यक्रम भी इस पे किया था, वो 2%, 1% इस टाइप का ग्रोथ शो कर रही है, कुछ तो 0% ग्रोथ दिखा रही है। यहां तक कि आपको सिर्फ इस बजट का एक डाटा मैं बताऊंगा जो भारत की आज की परिस्थिति को डिफाइन करता है, वो है मनरेगा का डाटा। सरकार ने पिछले बजट में 60,000 करोड़ का प्रोविजन किया था, ठीक है, 2023-24 के लिए, और ये बढ़ के हो गया 86,000 करोड़ रुपए। यानी सरकार को 26,000 करोड़ रुपए मनरेगा में अधिक बांटने पड़े। ओके, ये मेरा नहीं है, के सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत सरकार के, उन्होंने बोला था कि मनरेगा का बजट तब बढ़ता है जब भारत के निचले तबके के लोग जो हैं वो रोजगार पाने में या उस डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रोजगार सृजन में मुश्किलें जाती है, तब हम उनको उनकी एक हैंड होल्डिंग करते हैं। तो ये जो 26,000 करोड़ का जो बढ़ा है, यानी 40% बजट बढ़ा है मनरेगा का सिर्फ इस 11 महीने के अंदर में। तो ये बताता है कि भाई देश के जो निचले तबके पे बैठे लोग हैं उनको कितनी मुश्किलें जा रही हैं कि भारत सरकार को अपना मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रखने के बाद भी 26,000 करोड़ अधिक एलोकेट करने पड़े। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड के लोन्स जो हैं वो ट्रिपल हो गए, 70,000 करोड़ से 2,20,000 करोड़ हो गए हैं मोदी जी के 4 शासनकाल में, 4 साल के शासनकाल में। पर्सनल लोन जो जिसमें कोई कोलेटरल ऑफर नहीं करते हैं, वो बढ़ के 5 लाख करोड़ से 14.5 लाख करोड़ हो गया। ये सारे डाटा बता रहे हैं कि इंडिया का लोअर मिडिल क्लास और पुअर सेक्शन जो है ये भयानक प्रेशर में है। इसको कोई टीवी कमेंटेटर, टीवी पे आने वाले कोई भी एक्सपर्ट, कोई इस पे बात नहीं करते हैं, और यही त्रासदी और यही दुखद बात है। और तीसरा जो मैं लास्ट आपको ये बोलना चाहूंगा वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि आपने अपने शुरुआत के स्पीच में बहुत ही खूबसूरती के साथ में कॉन्ट्रास्ट शो किया कि आईआईटी और आईएम के बच्चों को रोजगार पाने में मुश्किल जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप एक लखपति दीदी योजना लेके आ रहे हो। अब ये लखपति दीदी योजना में कितने 3 करोड़ औरतों को 1-1 लाख का लोन दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ के आगे 1 लाख की जीरो लगा दीजिए आप, यानी 5 जीरो लगा दीजिए। तो क्या ये आने वाले दिनों में 3 लाख करोड़ का एनपीए हम खड़ा कर रहे हैं? आई मीन उसमें से कितने वापिस आएंगे, कितने नहीं वापिस आएंगे, वी डोंट नो। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू बांटे जाने वाले हैं। ऐसी मुद्रा के अंदर में अभी तक 40 करोड़ लोन बांटे गए, उसमें से कोई डाटा अभी तक सामने नहीं हमारे कि कितना एनपीए है और उसमें से कितना पैसा वापिस आया। तो जहां कांग्रेस के रिजीम में कुछ कॉर्पोरेट्स को डेट दे के और एनपीए की बाद में वो हो गए, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच में लोन बांटा जाएगा 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, और ये एनपीए करेंगे तो मतलब इनको ढूंढ के इनसे पैसे वसूली करने में कोई भी बैंक जो है वो समर्थ नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समर्थ नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे हम किस तरीके का मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल खड़ा कर रहे हैं। जी, आप कुछ बोलना चाह रही राजीव जी, पहली बात तो ये है कि आपने जो पॉइंट आउट किया कि मनरेगा में पैसे ज्यादा बांटे गए हैं,
और वो इसलिए बांटे गए हैं क्योंकि रूरल इकोनॉमी स्ट्रेस में। दूसरी तरफ इस बार फर्टिलाइजर पे सब्सिडी कम कर दी गई है। रूरल इकोनॉमी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और उसके ऊपर से सरकार ये कह रही है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत हम गांव की महिलाओं को सिखाएंगे एलईडी बल्ब कैसे बनाना है, ड्रोन कैसे रिपेयर करना है, ब्यूटिशियन का कोर्स करवाएंगे, दर्जी का कोर्स करवाएंगे, और उसके बाद वो बुटीक खोलेंगी। मेरा म- मेरा सवाल ये है कि जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां माल बेचने में उनकी हालत खराब हो रही है, वहां पे कौन सी लखपति दीदी कुछ लाख रुपए लेके ट्रेनिंग पाके गांव में बुटीक खोल के कितना पैसा कमा लेगी? और क्या क्या मतलब इसका कोई बिजनेस मॉडल है? इस बिजनेस मॉडल का कोई औचित्य है? देश में इतने ड्रोन ही नहीं बन रहे हैं कि इतने रिपेयर करने वालों की जरूरत है। देश में देखिए कितने ड्रोन बन रहे हैं? ऐसा है कि सरकार के ऊपर में हमेशा से ये तोहमत लगी है कि दिस इज द गवर्नमेंट बाय द कॉर्पोरेट एंड फॉर द कॉर्पोरेट। ओके, तो यही सरकार जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो मुझे समझ में आ रहा है और जिसपे मैंने अभी तक कहीं बहुत ज्यादा विश्लेषण देखा नहीं है, वो ये है सरकार की दो सोच है और उसी पे वो काम कर रही है। पहली सोच ये है कि ये सही में कॉन्ग्लोमरेट्स बनाने में इसका विश्वास है और ये कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत प्रो कॉर्पोरेट सरकार है। 30% से कॉर्पोरेट टैक्स 22% पे ये लोग लेके आ गए। कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए तो ये 15% भी है। ओके, तो गिफ्ट सिटी के लिए सब टैक्स टैक्स वो बढ़ गया है, टैक्स हॉलिडे गिफ्ट हाँ, सिटी में। मतलब टैक्स हॉलीडेज तो गिफ्ट और ये कुछ सिटीज में तो कर ही दिया गया, तो मतलब इंडिया के अंदर में एक टापू बना दिया गया है जहां आप अपनी कंपनी खोलिए और बढ़िया जो है कम टैक्स पे काम कीजिए। अब वो ये बोल रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सब वहां होगा, बट ठीक है, चलिए उस पे हम कभी और कार्यक्रम करेंगे। पर मेरा कहना ये है कि आप एक चीज को समझिए, मोदी सरकार के कार्य करने के और आर्थिक मामलों में जो उनका ब्लूप्रिंट है वो क्या है। ये कुछ बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स खड़ा करना चाह रहे हैं और ये कुछ संगठित क्षेत्र में कुछ बड़ी कंपनीज खड़ा करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने एक स्टोरी किया था फॉर्च्यून इंडिया में। इंडिया की जो एनएसई 500 कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ये एनएसई 500 कंपनीज का कॉर्पोरेट प्रॉफिट 5 लाख करोड़ जो 2019 में था, वो बढ़ के 2023 में FY23 में बढ़ के वो 11.1 लाख करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा हो गया। जबकि इस दौरान पेंडेमिक आया, कोरोना आया, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है, लोगों की नौकरियां गई और बहुत कुछ गया, बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट वो 5 लाख करोड़ से बढ़ के 11.1 लाख करोड़ हो गया। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस 11.1 लाख करोड़ में भी 77% जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो टॉप 50 कंपनीज कर, टॉप 100 कंपनीज कर रही है सर। तो आप ये समझिए कि देश के अंदर में कुछ बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के एक बड़े तबके को लाभार्थी बना दिया गया है। 81 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज राशन दिया जा रहा है। 3 करोड़ औरतों को लखपति दीदी बनाया जा रहा है। 40 करोड़ लोगों को वो छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाख के लोन दिए जा रहे हैं, ताकि ये उनकी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है उसके कारण इतना आक्रोश ना फैले कि वो फूट पड़े। तो लोगों के मुंह पे ताला लगाने के लिए, उनको चुप कराने के लिए ये लखपति दीदी, मुद्रा जैसे योजनाएं लेके आई जा रही है। किंतु जो असली खेल हो रहा है वो हो रहा है कॉर्पोरेट साइड पे, जहां पे कुछ बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स बनाए जा रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं। आज भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर की कंपनीज, कई कंपनीज को ऐसे हालत में डाल दिया कि वहां कुछ रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। यहां तक कि पब्लिक सेक्टर कंपनी छोड़िए, डिफेंस फोर्सेस जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार सृजन का होता स्रोत था, वहां पे अग्निवीर लेके आ गए आप 100 में से 25 लोगों को रखोगे, 75 को निकाल दोगे 4 साल बाद। तो जो रोजगार सृजन होता था, वो रोजगार सृजन तो ये खुद ही सरकार खत्म कर रही है। दे आर किलिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब, और ये अपने दायित्वों से दूर भाग रही है और सब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में सारे दायित्व डाल रही है। पर जब यदि आपको कुछ काम नहीं करना है, सब प्राइवेट सेक्टर को ही करना है, तो भैया आप इतना टैक्स क्यों ले रहे हो, आप इतना सेस क्यों ले रहे हो, आप इतना सरचार्ज क्यों ले रहे हो। हर चीज के ऊपर में टैक्स है, टोल टैक्स है, पेट्रोल टैक्स है, एजुकेशन सेस है, मतलब दुनिया भर में आप टैक्स कलेक्ट करके कर क्या रहे हो। आप लाभार्थी बना रहे हो, आप मुद्रा दे रहे हो, आप लखपति दीदी दे रहे हो, और आप कॉर्पोरेट्स को खूब छूट दे रहे हो। इसमें पिस रहा है मिडिल क्लास, मेरे और आपके जैसे लोग। हमारे लिए कुछ नहीं है।
हम लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, मिडिल क्लास के लोगों की जिंदगी दुर्भर हो रही है। किंतु दुख की बात यह है कि यही मिडिल क्लास सबसे बड़ा नमो नमो करने वाला आज की डेट में वर्ग। जी प्राप्ति जी। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं और इसी बात पर इस डिस्कशन को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगी कि इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा पिसने वाला मिडिल क्लास ही है और शायद सबसे ज्यादा सरकार की जय जयकार करने वाला भी मिडिल क्लास ही है। जो पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड के लोन्स जो बढ़ रहे हैं, वो लेने वाला सबसे बड़ा मिडिल क्लास ही है। ना तो लोअर तबका इस तरीके के लोन्स लेता है और बड़े लोगों को जरूरत नहीं है। तो हम हर तरीके से पिस रहे हैं। शायद सोचने की जरूरत है, आप और मेरे जैसे लोग शायद सोचते हैं और इस बारे में विश्लेषण करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जहां पे हम ये क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई ये लखपति दीदी योजना जो है, बाकी लोग कहेंगे कि आप विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट तो सबको चाहिए। इस देश के युवाओं की प्रतिभा और उनकी शिक्षा का अगर सम्मान नहीं होता है, तो ऐसी सरकार का क्या लाभ? जहाँ पे जी मिडिल आप क्लास जो कि सबसे ज्यादा टैक्स एकदम पे सही कर आप रहा है बोल रही हैं। जी एकदम सही बोल और रहे हैं आप। और सबसे ये ज्यादा टैक्स हमारी पेइंग बात जनता जो है। पॉलिसी मेकर्स तक हमारी बात पहुंचेगी, इसका भी डाउट लगता है। दोनों आई मीन आज की डेट में ना पक्ष सुन रहा है बातें हम लोग की, ना विपक्ष सुन रहा है। भगवान जाने किस राह पे ये देश चल पड़ा है। और मिडिल क्लास जहां से बिगुल बजना चाहिए वो भी शांत है, खामोश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से राहत मिलेगी और कैसे इन समस्याओं का निपटारण होगा। ये प्राप्ति। जी, यही यही समाप्त करते हैं राजीव जी। अब क्या है, राम मंदिर तो बन चुका है, पर मुझे नहीं पता, अभी भी मुझे कलयुग तो दिख ही रहा है। क्यों? और राम जी जो कह के गए थे वो बहुत सही कह के गए थे कि हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। तो मैं इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगारों के बारे में भी मुझे यही लगता है, एकदम चरितार्थ हो रही है बातें। थैंक यू वेरी मच। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद।